Okay, good morning to all of you. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, Morning, sir. sir. Good Good morning, sir. morning, Good sir. morning, sir. Good Good morning. morning, sir. Good morning. Good Good morning, morning, sir. sir. Good Good morning, morning. sir. Good morning. Okay, let's start today's lecture. Yesterday we are discussing about the radiations, black body radiations. Okay. Today we are discussing about Planck radiation formula. Planck radiation formula. Uh, Yesterday we are discussing about the perfectly black body and distribution of energy in the black body spectrum, or sometimes we say that Lumer and Pringism experiment. Lumer and Pringism experiment, or distribution of energy in the black body spectrum. Yesterday we are discussing about topic, and today we are going to discuss about the Planck's radiations law. Planck's radiations law. तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो हमने पढ़ा था, थोड़ा सा रिमाइंड कर लें हम लोग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, जो एक ल्यूमर एंड प्रिग्निस एक्सपेरिमेंट था जो हमने पढ़ा था। तो इसमें जो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है, हमने एक कर्व प्लॉट किया था। ल्यूमर एंड प्रिंगिज्म एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक कर्व हमारे पास आया था, ग्राफ आया था हमारे पास, और उस कर्व से हमने कुछ कंक्लूजन्स निकाले थे कि एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड in the black body, and second one, as the wavelength increases, the energy increases and it becomes maximum at a particular wavelength, and when further wavelength is increases, the energy density or energy decreases, and at a particular temperature. As soon as the temperature increases, the lambda m means the wavelength at which the frequency is maximum. So as soon as the temperature increases, this lambda m continuously decreases, and also the area of under each curve represents the emission of energy. And as soon as the temperature increases, and the emission of area under each curve, emission of energy increases continuously. ये हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, ठीक है। और increase in temperature causes an increase in energy emission for all wavelength, okay। और Wien's displacement law हमने पढ़ा था। An increase in temperature causes a decrease in lambda m, where lambda m is wavelength for which the energy। बच्चों, आप लोग अपने जो वो ईयरफोन ये हैं वो सारे उसमें रख दीजिए, म्यूट कर लीजिए आप सब लोग, ठीक है। तो ये हमने पढ़े थे, जो हमने ल्यूमर एंड प्रिंगिज्म एक्सपेरिमेंट से जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशंस था ब्लैक बॉडी का, वो हमने पढ़ा था। प्लैंक्स रेडिएशंस लॉ क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंटली हमारा जो रिजल्ट आया था, इसको प्लैंक्स ने एक एम्पेरिकल फार्मूला दिया, और वो एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो सेटिस्फाई कर रहा था उससे, जो हमारा जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था ल्यूमर एंड प्रिंगिज्म से। और उस एम्पेरिकल फार्मूले को डिड्यूस करने के लिए प्लैंक्स ने कुछ हाइपोथेसिस अपनी दी थी, ठीक है। और उन हाइपोथेसिस को कंसीडर करते हुए, करके, और वो जो एम्पेरिकल फार्मूला उसने दिया था वो बिल्कुल फिट बैठ रहा था उस जो
जो ल्यूमर एंड प्रिंगस एक्सपेरिमेंट था, ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो था, ठीक है। तो मैक्स प्लैंक ने जो हाइपोथेसिस, इस फॉर्मूले को निकालने के लिए जो हाइपोथेसिस मैक्स प्लैंक ने दिए, वो हाइपोथेसिस जो है वो लैंडमार्क है, मतलब रिवॉल्यूशनरी हाइपोथेसिस हैं वो। और उन हाइपोथेसिस के बेसिस पे जो है हमारी जो पूरी फिजिक्स है, जो क्लासिकल फिजिक्स है, वो यहाँ से हमारे क्वांटम मैकेनिक्स की हमारी शुरुआत होती है। फिजिक्स की क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ को हम लोग इसमें जो इनिशिएटिव जो था, फर्स्ट जो था, तो ये जो हाइपोथेसिस मैक्स प्लैंक ने दी, ये बड़ी रिवॉल्यूशनरी हाइपोथेसिस थी। और उन हाइपोथेसिस के बेसिस पे जो पूरी फिजिक्स थी वो टर्न्स फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स टू द क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो प्लैंक्स रेडिएशंस लॉ क्या है? प्लैंक्स रेडिएशंस लॉ का, प्लैंक फाउंड एन एम्पेरिकल फॉर्मूला टू एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ए ब्लैक बॉडी, एंड द फॉर्मूला may be deduced using the following assumptions which may be called Planck's hypothesis। उन्हें हम प्लैंक हाइपोथेसिस कहते हैं उस एम्पेरिकल फॉर्मूला को निकालने के लिए। तो वो हाइपोथेसिस हमारी क्या क्या थी? बड़ी इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है वो। तो फर्स्ट है कि द रेडिएशन चैम्बर, जैसे हमने क्लास पढ़ा था, हमने एक स्फेरिकल कैविटी, एक स्फेरिकल बॉडी ली थी और उसके अंदर जो है हमने एक वो कोटिंग कर रखी थी। कल हमने पढ़ा था, उसमें एक एपर्चर हमने खुला छोड़ा हुआ था और वहां से रेडिएशन हम फॉल करते हैं और वो एक प्रोजेक्शन में उसके अपोजिट में लगाया तो वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन से अंदर ही जो है एब्जॉर्ब हो जाती है और इट एब्जॉर्ब, तो वो ब्लैक बॉडी होती है तो वो रेडिएशन चैम्बर हम उसे कह सकते हैं। अंदर जो जहाँ पे बॉडी एब्जॉर्ब हो रही है, रेडिएशन चैम्बर्स कहते हैं। तो एक्चुअली पहला हाइपोथेसिस क्या था मैक्स प्लैंक का कि ए रेडिएशन चैम्बर इज फिल्ड अप विद ब्लैक रेडिएशंस, ठीक है। ब्लैक रेडिएशन से पूरा, क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस अंदर होते हैं और अंदर ही सारा एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो रेडिएशन चैम्बर इज फिल्ड अप विद ब्लैक रेडिएशंस एंड द वॉल ऑफ द चैम्बर, वो जो कोटिंग कर रखी थी ना अंदर से उसके, द वॉल ऑफ द चैम्बर इज फॉर्म्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ऑब्वियसली जो उसकी वॉल्स हैं अंदर की चैम्बर की, वो किससे किससे बनी हुई होती है? वो मॉलिक्यूल से बनी होती है, एंड विच कैन वाइब्रेट विद ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज। जो मॉलिक्यूल से उसकी चैम्बर बने हुए हैं और उसमें रेडिएशंस उसके अंदर मॉलिक्यूल्स बने होते हैं और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं इन ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज में, एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड रेजोनेटर्स। और उन क्योंकि जब वो वाइब्रेट कर रहे हैं, जैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं और जब वो वाइब्रेट कर रहे हैं आपस में, वाइब्रेट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, तो उसको हम रेजोनेटर्स भी कह सकते हैं। मॉलिक्यूल्स कॉल्ड रेजोनेटर्स। इंटरनल चैम्बर है बॉडी का, वो मॉलिक्यूल से बने हुए हैं और वो वाइब्रेट कर रहे हैं ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज के साथ। तो हम उनको क्योंकि रेजोनेटर आपको मालूम ही है वाइब्रेट करते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम रेजोनेटर्स कह सकते हैं। एंड कैन बी एक्सचेंज एनर्जी विद द रेडिएशन। और वो जो रेजोनेटर्स हैं जो वाइब्रेट कर रहे हैं विद ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज में, तो जो रेडिएशंस उसमें फॉल करती हैं उन रेजोनेटर्स में, जब रेडिएशंस फॉल करती हैं तो दे एक्सचेंज एनर्जी, वो आपस में एनर्जी, मॉलिक्यूल और रेडिएशंस की एनर्जी, दे एक्सचेंज देयर एनर्जी विद ईच अदर, ठीक है। And the vibration of these resonators entails 1 degree of freedoms। 1 degree of freedoms होती है उनका, the vibrations जो होती है resonators की, वो 1 degree of freedom में होती हैं। तो पहला assumptions तो ये है मैक्स प्लैंक का कि जो रेडिएशन चैम्बर है उसकी वॉल जो है मॉलिक्यूल से बनी हुई है, वो वाइब्रेट करती है ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज के साथ, उसे हम रेजोनेटर्स भी कह सकते हैं। और वो जब उनमें रेडिएशन जब उसमें पड़ती हैं तो वो अपनी एनर्जी जो है, रेजोनेटर्स अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, दे कैन एक्सचेंज। दिस इज द इसको और जो जिसको हमने कहा ना कि जो मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं, इनको हम रेजोनेटर्स भी कहते हैं, इन्हें हम ऑसिलेटर्स भी कह सकते हैं। जैसे ऑसिलेटर्स होते हैं ना, ऑसिलेटर्स जैसे हम कहते हैं, तो इन्हें हम ऑसिलेटर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट assumption, this is the first hypothesis of Max Planck।
ओके, ये फर्स्ट हाइपोथेसिस है। और जो सेकंड हाइपोथेसिस है मैक्स प्लैंक की, द ऑसिलेटर्स और रेजोनेटर्स कैन नॉट रेडिएट एंड एब्जॉर्ब कंटिन्यूअसली। तो जो 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 मॉलिक्यूल्स हैं वाइब्रेट कर रहे हैं उन्हें हम रेजोनेटर्स या ऑसिलेटर कुछ भी कह सकते हैं। तो जो वो एनर्जी को एमिट करते हैं, ठीक है, रेडिएट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को, वो जो है कंटिन्यूअस नहीं करते हैं। ध्यान से सुनना है इस बात को, कि जो रेजोनेटर्स या ऑसिलेटर्स होते हैं कैन नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी कंटिन्यूअसली, ये हाइपोथेसिस है उसकी, प्लैंक्स की। एंड बट एन ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू कैन ओनली रेडिएट एंड एब्जॉर्ब एनर्जी इन यूनिट्स और क्वांटा ऑफ मैग्नीट्यूड एच न्यू। वो केवल जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है वो कंटिन्यूअस इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, लेकिन वो एक क्वांटा के टर्म्स में, रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी जैसे न्यू है, तो वो एक क्वांटा के टर्म्स में एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट करते हैं, ठीक है। वेयर एच इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट कॉल्ड द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। आप पॉइंट को समझे मेरा, कि जो रेजोनेटर और ऑसिलेटर्स हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब एमिट जो है कंटिन्यूअसली नहीं करते हैं, बल्कि एक क्वांटा के टर्म्स में करते हैं। क्वांटा की एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। एंड दिस इज द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी इन कैरेक्टर, ये बड़ा रिवॉल्यूशनरी एजम्पशन है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं, this states that the exchange of energy between the radiation and matter cannot take place continuously. Exchange of energy between matter हम किसको कहते हैं, जो उनके अंदर जो वॉल की जो चैम्बर है, वो जो मॉलिक्यूल्स बने हुए जो रेजोनेटर्स हैं, उसको हम मैटर कहते हैं। और रेडिएशन कौन सी है, जो उसमें फॉल हो रही है, ऊपर से गिर रही है। तो मैटर और रेडिएशन, मैटर मतलब जिसपे वो गिर रही है रेडिएशंस, मैटर मतलब रेजोनेटर या ऑसिलेटर कह सकते हैं। तो मैटर की और रेडिएशंस के बीच में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है। तो जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो है कंटिन्यूअस नहीं है और लिमिटेड टू द डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज। डिस्क्रीट है वो, कंटिन्यूअस मैटर में और रेडिएशंस के बीच का जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है वो कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मतलब क्वांटा के टर्म्स में है, ठीक है। जीरो हो सकती है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, या तो एच न्यू हो सकती है, या 2H न्यू हो सकती है, या 3H न्यू हो सकती है, या NH न्यू हो सकती है। मतलब डिस्क्रीट होगी तो उसकी सेट वैल्यू होगी, या तो 0, या H न्यू, या 2H न्यू, या 3H न्यू, या 4H न्यू। डिस्क्रीट, सेट, कंटिन्यूअस नहीं होगी। जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी मैटर और रेडिएशंस के बीच में होगी वो कंटिन्यूअस नहीं होगी, बल्कि डिस्क्रीट होगी। दिस इज द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी कैरेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस मैक्स प्लैंक ने दिया। और यहाँ इस हाइपोथेसिस से हमारी जो फिजिक्स है वो क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स की ओर टर्न हुई हमारी। ओके, अब हमें निकाल इसका एम्पेरिक, ये तो हमारे वो है क्या, हाइपोथेसिस है। अब हमें इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। कैसे? इसका हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। एवरेज एनर्जी ऑफ द प्लैंक ऑसिलेटर, मतलब प्लैंक ऑसिलेटर क्यों कह रहे हैं हम? ये जो हमारा चैम्बर है, रेडिएशन चैम्बर है, उसकी जो वॉल्स हैं
वो मॉलिक्यूल्स हैं वाइब्रेट कर रहे हैं ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज पे, तो वो एक रेजोनेटर भी हो सकते हैं, ऑसिलेटर भी हो सकती हैं। तो उसी की एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर, उसकी ऑसिलेटर की जो एवरेज एनर्जी होगी वो कितनी होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है। नाउ इफ कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स रेजोनेटर्स, मतलब जो चैम्बर बना हुआ है उसमें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो नंबर ऑफ रेजोनेटर्स की तरह बिहेव करेंगे, तो उसमें मान लो कि उसमें एन नंबर ऑफ प्लैंक रेजोनेटर्स हैं। ठीक है, एन नंबर ऑफ प्लैंक रेजोनेटर्स हैं एंड कैपिटल ई इज दियर टोटल एनर्जी, और उन रेजोनेटर्स की जो एनर्जी है वो ई है, कैपिटल ई। कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटर्स एंड कैपिटल ई इज द टोटल एनर्जी ऑफ द रेजोनेटर्स। ठीक है। देन द एवरेज एनर्जी पर प्लैंक ऑसिलेटर, तो एवरेज एनर्जी पर प्लैंक ऑसिलेटर, टोटल एनर्जी और टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटर्स और टोटल एनर्जी की तो हमने बात की, लेकिन एक रेजोनेटर्स की अगर हम एवरेज एनर्जी निकालेंगे तो एक रेजोनेटर्स की एवरेज एनर्जी पर प्लैंक ऑसिलेटर इज गिवन बाय, वो कितनी हो जाएगी, दिखाता हूं आपको। दिख रहा है बच्चों? यस सर। हाँ, तो एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर, एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर निकाल रहे हैं। तो कैपिटल, इफ कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स रेजोनेटर and capital E their total energy, then the average energy per Planck oscillator is given by E dash is equal to E O N। ठीक है बच्चों? now according to the Maxwell's energy, then the number of molecules having energy between E, एप्सिलॉन कह रहा हूं मैं E को ना, इस छोटे E को, 0 एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन, r एप्सिलॉन, r in the ratio 1 ratio e to the power minus epsilon over kt ratio e to the power minus 2 epsilon over kt न, आप पॉइंट को समझिए। जो हमारा वो है क्या, जो हमारा चैम्बर है, रेडिएशन चैम्बर है, ठीक है, तो रेडिएशन चैम्बर मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो हर एक मॉलिक्यूल क्या है, एक रेजोनेटर की तरह है, तो हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी होगी अपनी अपनी, हर एक मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ जीरो एनर्जी, जो रेजोनेटर्स होंगे उन रेजोनेटर्स की भी तो अलग अलग एनर्जी होंगी, किसी की 0 होगी, किसी की 1 होगी, किसी की 2 होगी, किसी की 3 होगी, किसी की 4 होगी, उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होगी ना। तो उन एनर्जीज के कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब जीरो, मतलब जीरो एनर्जी के, मतलब उस रेजोनेटर्स के अंदर जीरो, तो उस रेजोनेटर के अंदर, मतलब उस चैम्बर के अंदर, मतलब वो वाले सारे मॉलिक्यूल्स जो जीरो एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, मतलब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना जिनकी एनर्जी 0 होगी, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉरस्पॉन्डिंग टू जीरो एनर्जी, और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगी जिनकी एनर्जी क्या होगी, एप्सिलॉन होगी। तो नंबर ऑफ रेजोनेटर्स, नंबर ऑफ रेजोनेटर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू एनर्जी एप्सिलॉन। अब ऐसे बहुत सारे रेजोनेटर्स होंगे जिसकी एनर्जी 2
एप्सिलॉन होगी। तो नंबर ऑफ रेजोनेटर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू एनर्जी 2 एप्सिलॉन। ऐसे बहुत सारे रेजोनेटर्स होंगे जिनकी एनर्जी 3 एप्सिलॉन होगी। तो नंबर ऑफ रेजोनेटर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू 3 एप्सिलॉन एनर्जी। मतलब जो जो चैम्बर, रेडिएशन चैम्बर है, वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है। उस मॉलिक्यूल में ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी एनर्जी 0 होगी, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी एनर्जी एप्सिलॉन होगी, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे जिनकी एनर्जी 2 एप्सिलॉन होगी, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है। तो N0 हमने उनको कह दिया, किनको? जिनकी एनर्जी जो है, उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जिनकी 0 है। और है ना? तो अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल्स लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन, इफ एप्सिलॉन इज द एनर्जी, देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पॉइंट समझो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी 0, एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन, r एप्सिलॉन, तो वो किस किस उसमें होंगी, वो किस रेशियो में होंगी, वो किस रेशियो में होंगी? 1 रेशियो, ये वाला, ये जो है ना, ये वाला 1, ये इतना 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 ले लो आप, ये नहीं, केवल ई, ये वाला, ये एनर्जी हमारी किस मतलब एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग जो एप्सिलॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो मैं बताता हूं आपको। तो मान लो कि दिस N0 इज द, ये जो मैंने यहाँ पे कर्सर लगा रखा, दिख रहा है आपको? ये लगा रखा जो मैंने, दिखा बच्चों आपको? यस सर। यस यस सर। तो N0 का मतलब क्या है? N0 मतलब वो वाले नंबर जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी 0 है। तो इफ N0 इज द नंबर ऑफ रेजोनेटर्स हैविंग एनर्जी 0, ये वाला तो वो वाला है। ठीक है। N0 दिस N तो नंबर ऑफ रेजोनेटर्स, और 0 का मतलब एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो वो वाला नंबर जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी 0 है, मतलब जिन रेजोनेटर्स की एनर्जी 0 है। ठीक है। मॉलिक्यूल्स रेजोनेटर्स ही हैं, मैंने बताया था। एंड देन द नंबर ऑफ रेजोनेटर्स N1। अब ये दूसरा वाला आ गया, ये वाला, ये N1, ये वाला N1 वाला। नंबर ऑफ रेजोनेटर्स N1 हैविंग एनर्जी F, मतलब 1 का मतलब है कि जिसकी एनर्जी एप्सिलॉन है। जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एप्सिलॉन है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं N1 से, मतलब नंबर ऑफ रेजोनेटर्स N1 हैविंग एनर्जी एप्सिलॉन विल बी। ठीक है। और इसकी एनर्जी हमारी क्या होगी? N1 की जगह क्या होगी एनर्जी? इस N1 की एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी? N1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली होगी, ये वाली N0 e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन ओवर kT। N0 e टू द पावर माइनस, मतलब इस N1 की जो एनर्जी है, N1 मतलब नंबर ऑफ रेजोनेटर्स हैविंग एनर्जी एप्सिलॉन, वो बराबर है किसके? N0 e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन ओवर kT। ठीक है। उसी तरह से ये N2 है, नंबर ऑफ रेजोनेटर्स हैविंग एनर्जी 2 एप्सिलॉन, उसकी वैल्यू कितनी है? इस N2 की उसकी वैल्यू ये वाली है, ये वाली, ये मतलब ये नंबर ऑफ रेजोनेटर्स हैविंग एनर्जी 2 एप्सिलॉन, ये 2 एप्सिलॉन लिखा हुआ ना हमने यहाँ पे, 2 एप्सिलॉन, ये वाला, मतलब वो वाले रेजोनेटर्स, वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी 2 एप्सिलॉन है। उसी तरह से ये N3 वाले, नंबर ऑफ रेजोनेटर्स हैविंग एनर्जी 3 एप्सिलॉन, और उनकी वैल्यू क्या है? ये वाली, ये वाली। तो ये N0 तो ये इस N0 की वैल्यू तो N0 ही आएगी, क्योंकि एप्सिलॉन 0 है ना, 0 एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग है, 0 एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ रेजोनेटर्स जो है वो N0 ही आ जाएगा। N1 क्या है? नंबर ऑफ रेजोनेटर्स हैविंग एनर्जी एप्सिलॉन, वो आ जाएगा N0 e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन ओवर kT। ठीक है। ये नंबर ऑफ रेजोनेटर्स हैविंग एनर्जी, ठीक है, तो उसकी वैल्यू आई N0 माइनस 2 एप्सिलॉन है, तो e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन ओवर kT, और N3 की N0 एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये सारे नंबर ऑफ रेजोनेटर्स 0 एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग, 1 एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग, 2 एप्सिलॉन के, 3 एप्सिलॉन के, ये हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सारी एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग
सारी सारी एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसे हमने ऐड कर दिया, सबको जोड़ दिया, जीरो एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग 1 के 2 3 सबको जोड़ दिया, n इज इक्वल टू n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 ऐसे कर, और फिर इनकी वैल्यूज ही लिख दी यहाँ पे। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर दिया, n0 हमने ये बाहर ले लिया, ठीक है, n0 हमने बाहर ले लिया और अंदर इसको जैसे आप मैथमेटिक्स करते ही है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमने e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन ओवर kt को ले लिया, सॉल्व कर रहे हैं हम सीधा सीधा ना, n0 है तो 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस y3, और ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस वाई की है ना, डिवाइड बाई ये n0 आ ही जाएगा ये, तो ये किसकी बराबर हो गया, 1 माइनस वाई के बराबर हुआ, 1 माइनस वाई की पावर -1, ये ऐसे कर सकते हैं ना, मैथमेटिक्स तो आपने पढ़ी है, ठीक है, तो ये आ गया हमारा टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटर्स जो है n इज इक्वल टू 0 ओवर 1 माइनस वाई की पावर -1, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया आपके पास, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटर्स आ गया। अब टोटल एनर्जी निकालनी है हमें प्लैंक ऑसिलेटर्स की, तो वैसे ही करेंगे, n0 के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी, एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी, 2 एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी, तो ये था ना ये एनर्जी E, तो जीरो के मतलब जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला, ठीक है, एनर्जी जो है जीरो क्या शो कर रहा है, जीरो एनर्जी, जीरो एनर्जी फर्स्ट टर्म, फिर दूसरी एनर्जी एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दिया एप्सिलॉन इनटू n1, 2 एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग, 2 एप्सिलॉन एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ रेजोनेटर्स है, तो ये जो एनर्जी है ये जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये एप्सिलॉन के, ये 2 एप्सिलॉन के, टोटल एनर्जी जो आएगी हम क्या करेंगे, उन सबको जोड़ देंगे, E इज इक्वल टू सबको जोड़ देंगे, ये जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग प्लस एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग प्लस 2 एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एंड सो ऑन, इस तरह से, ठीक है, फिर इसको जीरो को n0 से तो जीरो, इसको फिर सिंप्लीफाई कर देंगे, इसको एन n0 बाहर ले लिया, एप्सिलॉन बाहर ले लिया, और y हमने बाहर ले लिया, ठीक है, y मतलब क्या आएगा यहाँ पे n0 आपने बाहर ले लिया ना, n0 के एप्सिलॉन समझ गया आप, n1 की वैल्यू तो ये वाली है ना, n1 की वैल्यू ये वाली है ना, ये वाली n1 की वैल्यू ये वाली है ना, ये रख देंगे यहाँ पे एप्सिलॉन, और n1 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, उसी तरह से 2 एप्सिलॉन और n2 की वैल्यू रख देंगे, तो n2 की वैल्यू ये वाली है ना, ये वाली n2 की वैल्यू है, इसको यहाँ रख देंगे, उसी तरह से ये n की और इसकी वैल्यू रख देंगे हम, n ये n1 की वैल्यू रख देंगे, n2 की वैल्यू रख देंगे, n3 की वैल्यू रख देंगे, nr की वैल्यू रख देंगे, सबकी वैल्यू रख देंगे, और उसमें फिर हम जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो बाहर ले लेंगे, उसमें से ये वैल्यू ना e टू द पावर माइनस, और ये हमने y मान रखा है, e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन ओवर kt को y मान रखा है, तो n0 e टू द, ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया, ठीक है, ये वाला, तो नंबर ऑफ एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर है जो, ये जो एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर ये जो आपको दिख रहा है, इसमें जो है नंबर ऑफ रेजोनेटर्स ये आ जाएंगे, ये नंबर ऑफ रेजोनेटर्स सारे लेने पड़ेंगे ना, जीरो एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग, एप्सिलॉन एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग, 2 एप्सिलॉन एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग सब लेने पड़ेंगे, पहले तो नंबर ऑफ रेजोनेटर्स हमने निकाल दिए, ठीक है, दूसरा हम निकालेंगे टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी भी हम सबकी निकालेंगे, जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग भी निकालेंगे, और फिर सबको जोड़ देंगे, तो ये नंबर ऑफ रेजोनेटर्स भी आ गया, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटर्स आ गया, और टोटल एनर्जी आ गई सभी की, सारे मॉलिक्यूल्स की द नंबर ऑफ रेजोनेटर्स, और सारे मॉलिक्यूल्स की द नंबर ऑफ एनर्जी, ये ऐसे आ गई, ठीक है, ये नंबर ऑफ रेजोनेटर्स, और अब निकालेंगे हम एवरेज एनर्जी, therefore the average energy of the average energy of the resonator, एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एनर्जी हमने पढ़ा था ना, एप्सिलॉन इज इक्वल टू ई बाई एन पढ़ा था ना हमने, क्या पढ़ा था एवरेज एनर्जी, एप्सिलॉन इज इक्वल टू कैपिटल ई बाई कैपिटल एन, ये है ना एवरेज एनर्जी, ये एन भी निकाल दिया हमने, ई भी निकाल दिया, अब एवरेज एनर्जी पर प्लैंक ऑसिलेटर निकालना, तो एप्सिलॉन बार इज इक्वल टू ई बाई एन होता है, तो ई ये है और एन ये है, ठीक है, ई वाला ई ये है और एन ये है, और एवरेज एनर्जी पर प्लैंक ऑसिलेटर कितना आ जाएगा, टोटल एनर्जी को डिवाइड कर देंगे एन से, तो एवरेज एनर्जी पर प्लैंक ऑसिलेटर आ जाएगा, ये कर रखा है हमने, ये ई बार इज इक्वल टू, ठीक है,
ई बार इज इक्वल टू ई बाई एन है, तो हमने ई की वैल्यू भी रखी वहां पे और एन की वैल्यू भी रखी, फिर दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया, जो कटने वाली टर्म्स हैं दोनों में से वो कट गई, ऊपर और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो कटने वाली टर्म्स वो कट गई, और फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया ओवरऑल, एप्सिलॉन बार एवरेज एनर्जी ऑफ द रेजोनेटर आ गई, ये आ गई एप्सिलॉन बार इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर ई टू द पावर एप्सिलॉन ओवर केटी माइनस 1, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द प्लैंक हाइपोथेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, शुरू में पढ़ा था हमने जो एनर्जी इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी वो क्वांटा के टर्म्स में होगी, जिसकी एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू होगी, एच न्यू। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, प्लैंक हाइपोथेसिस में जो हमने माना था E की जगह, इस E की जगह हम क्या वैल्यू रख देंगे, एच न्यू डाल देंगे, E डैश इज इक्वल टू एच न्यू, ये सब हमने वैल्यू उसमें डाल दी, सब डाल दिया, ये आ गया एवरेज एनर्जी। देयरफॉर द एवरेज एनर्जी ऑफ द प्लैंक ऑसिलेटर इज गिवन बाय, ये आ गई एवरेज एनर्जी, प्लैंक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी ये आ गई। ठीक है, ठीक है बच्चों, वी नोज दैट therefore the average energy of Planck oscillator is given by E dash equal to h nu e to the power h nu over kt minus 1। ठीक है, अच्छा एक ये मैं आपको ना अलग से प्रूफ करवाऊंगा, अगली वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट मैं आपको अलग से प्रूफ करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को समझने के लिए आप इसको याद रख सकते हैं कि इस स्टेटमेंट को, वी नोज दैट द नंबर ऑफ रेजोनेटर्स बिटवीन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू, जो नंबर ऑफ रेजोनेटर्स है ना, जो हमारे नंबर ऑफ रेजोनेटर्स, जो हमारा रेडिएशन चैम्बर है वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, वो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उनको हम रेजोनेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो जब उसमें रेडिएशन पड़ रही है तो फ्रीक्वेंसी जो है न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू के बीच की, जो फ्रीक्वेंसी के बीच में जो नंबर ऑफ रेजोनेटर्स हैं वो कितने होते हैं, इसका एक अलग से एक्सप्रेशन है, मैं आपको अलग से समझाऊंगा। तो वी नो दैट द नंबर ऑफ रेजोनेटर्स बिटवीन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू, अब हमने ये भी निकाल दिया, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आप याद रखना। एंड अब एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे। नाउ द एनर्जी डेंसिटी बिलोंगिंग टू द रेंज डी न्यू कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एवरेज एनर्जी ऑफ द प्लैंक ऑसिलेटर बाय द नंबर ऑफ रेजोनेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू। अगर हमें एनर्जी डेंसिटी निकालनी होगी तो हम इसको, ये जो एवरेज एनर्जी ऑफ प्लैंक ऑसिलेटर है इसको और ये नंबर ऑफ रेजोनेटर्स बिटवीन फ्रीक्वेंसी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। अगर हमें क्या निकालना होगा, एनर्जी डेंसिटी निकालनी होगी किसके बीच की, टू द रेंज डी न्यू अगर हमें निकालनी होगी, तो हम इसकी ये इसको और इसको, सॉरी इसको, ये आ रखा था ना हमारा एवरेज एनर्जी, इसको और इसको दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हमें एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। ये एवरेज एनर्जी तो हमने निकाल दिया, एवरेज एनर्जी, ठीक है, प्लैंक ऑसिलेटर की। अब नंबर ऑफ रेजोनेटर्स जो होंगे न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के बीच के जो नंबर ऑफ रेजोनेटर्स हैं वो ये होते हैं, ये वाले, ये इसका मैं अलग से समझाऊंगा आपको। और अगर हमें एनर्जी डेंसिटी निकालनी है इसके बीच की, बिलोंगिंग टू द डी न्यू के बीच में, एनर्जी प्लान नंबर ऑफ पर फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के बीच की अगर हमें एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो हम सीधा सा क्या करेंगे, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी। वही हमने ये मल्टीप्लाई कर रखा है, इसकी वैल्यू क्या है, एन न्यू डी न्यू के 8 पाई न्यू स्क्वायर सी क्यूब है, ये यहाँ पे ये किया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे, इससे, ये वाले जो टर्म्स है ये वाला, इससे 1 ओवर केटी माइनस 1, तो ई न्यू डी न्यू एनर्जी डेंसिटी आ गई। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम एनर्जी डेंसिटी माइनस ये डी न्यू इसका यूनिट है, ठीक है, मतलब डी न्यू ये अलग से है यहाँ पे, तो एनर्जी डेंसिटी आ गई, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड प्लैंक्स रेडिएशंस लॉ। इसको हम प्लैंक्स रेडिएशंस लॉ कहते हैं। अब देखो बच्चों, ये है हमारा एनर्जी डेंसिटी है, ई न्यू डी न्यू क्या है, ये एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी है ये। और वेवलेंथ इसके बीच में, इनके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये ई न्यू डी न्यू है, तो ये रिजल्ट, इसको हम कहते हैं प्लैंक रेडिएशंस लॉ, मतलब एम्पेरिकल
फॉर्मूला इसको हम कहते हैं, इसको प्लैंक रेडिएशन लॉ हम कहते हैं, है ना। ठीक है, तो अब हम इसमें अगर हम इसको लैम्डा के टर्म्स में करना चाहेंगे, लैम्डा के ये जो है ना एनर्जी डेंसिटी आई न्यू के टर्म्स में आ गई, न्यू के टर्म्स में, न्यू न्यू है ना, फ्रीक्वेंसी है न्यू, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा होता है। मतलब अगर हम इसको लैम्डा के टर्म्स में भी करना चाहेंगे वेवलेंथ के टर्म्स में, तो वेवलेंथ के टर्म्स में भी आ जाएगा, ये न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा होता है। तो इस एम्पिरिकल फॉर्मूला को एनर्जी डेंसिटी और लैम्डा की वैल्यू न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा होता है, ये अगर हम कर देंगे, अगर हम इस कर्व प्लॉट करेंगे अलग अलग वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे अलग अलग वेवलेंथ की वैल्यू, अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर भी है ना यहाँ पे, और ये जो फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू सी ओवर लैम्डा जो फ्रीक्वेंसी है, जो वेवलेंथ है, ठीक है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम क्या करेंगे, वेवलेंथ को वेरी करते चले जाएंगे इसमें, इस एक्सप्रेशन में, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी ये जो एनर्जी डेंसिटी ये आ रही है, जो ये एनर्जी डेंसिटी जो हमारी मिलेगी, हम उसे नोट करते चले जाएंगे, ठीक है। पहले एक बार एक टेम्परेचर के लिए, फिर दूसरे टेम्परेचर के लिया हमने, फिर तीसरे टेम्परेचर के लिया, तो अलग अलग वेवलेंथ जो भी हम इसमें वेवलेंथ अप्लाई करेंगे, तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी एनर्जी डेंसिटी की, ठीक है। और फिर हम वेवलेंथ और एनर्जी डेंसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ कर्व प्लॉट करके देखेंगे हम इसको। तो जब हम कर्व प्लॉट करके देखते हैं, तो वो हमारा कर्व आ जाता है, ऐसे ही आ जाता है ये हमारा कर्व, ठीक है, ऐसे, ये हमारा कर्व ऐसे ही आ रहा है। और ये कर्व कैसा, कौन सा कर्व है ये वाला वो कर्व है जो ल्यूमर एंड प्रिंगिस ने एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया था। ल्यूमर एंड प्रिंगिस ने जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेक्ट्रल हमने पढ़ा था, वो बिल्कुल वो जो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो निकला प्लैंक की हाइपोथेसिस से, वो उससे हमने अलग अलग वेवलेंथ, एक पहले एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लिया और अलग अलग वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग हमने एनर्जी डेंसिटी को निकाला, उनकी वैल्यू निकाली और फिर कर्व प्लॉट करा, ठीक है। फिर टेम्परेचर चेंज किया, फिर सेम प्रोसेस वही लैम्डा को चेंज करते रहे और ई की वैल्यू निकालते रहे। तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली वो एम्पेरिकल फॉर्मूला वैसे ही आया जैसे कि एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट था हमारा, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारा कर्व था, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारा ग्राफ था, वो बिल्कुल वैसे ही आया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। तो जब वो बिल्कुल ऐसा ही आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइपोथेसिस मैक्स प्लैंक ने दिए थे, वो हाइपोथेसिस बिल्कुल सही थे, कि जो क्या थे वो हाइपोथेसिस, मतलब वो मैच कर गए ना, वो एम्पेरिकल फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से बिल्कुल मैच कर गया वो एम्पेरिकल फॉर्मूला। और वो इसलिए मैच करा क्योंकि उस मैक्स प्लैंक ने कुछ हाइपोथेसिस माने थे, और वो हाइपोथेसिस ये थे कि द रेडिएशन चैम्बर इज फिल्ड अप विद ब्लैक रेडिएशंस एंड द वॉल ऑफ द चैम्बर इज formed of molecules which can vibrate with all possible frequencies, and these molecules are called resonators and can exchange energy with radiations, and the vibration of the resonators entails 1 degree of freedom only। पहला ये था। और दूसरा ये था, the oscillators or resonators cannot radiate and absorb energy continuously, ठीक है, बट दे कैन रेडिएट एंड एब्सॉर्ब एनर्जी यूनिट और क्वांटा, यूनिट और क्वांटा के टर्म्स में, डिस्क्रीट वैल्यू के टर्म्स में। जो हमारा चैम्बर है, रेडिएशन चैम्बर है, और रेडिएशन जो उसमें फॉल हो रही है, तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है रेजोनेटर्स की और फ्रीक्वेंसी जो 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 रेडिएशन हमारी पड़ रही है, वो हमारी जो है क्वांटा के टर्म्स में होगी, कंटिन्यूस नहीं, या तो 0 होगी, या h नहीं होगी, या 2h नहीं होगी, या 3h नहीं होगी, क्वांटा के टर्म्स में डिस्क्रीट होगी, वो कंटिन्यूस नहीं होगी। तो और ये जो रिवॉल्यूशन, ये जो हाइपोथेसिस थे, दिस इज द रिवॉल्यूशनरी, in other words we can say that exchange of energy between radiations and matters does not take place continuously but are limited to the discrete set of values 0, h nu, 2h nu, 3h nu and h nu, ठीक है, and in multiples of some unit called the quanta। और क्योंकि क्वांटा हम कह रहे हैं, ठीक है, और ये assumptions हाइपोथेसिस मैक्स प्लैंक ने किया था, तो यहाँ से हमारी फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स से क्वांटम्स की, क्योंकि क्वांटा से निकल रहा है ना इसका मतलब क्वांटा,
तो हमारी जो क्लासिकल फिजिक्स है वो क्वांटम फिजिक्स की ओर मतलब शुरुआत जो इसकी हुई थी, यहाँ से हमारी शुरुआत। दिस इज ऑल अबाउट योर प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला। तो ये जो बिल्कुल मैच जो एम्पेरिकल फार्मूला दिया उसने, वो बिल्कुल मैच कर गया। ये जो एम्पेरिकल फार्मूला था ये बिल्कुल मैच करा उस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से। ठीक है बच्चों? यस सर। तो ठीक है, आज हम इतने पढ़ेंगे। नेक्स्ट दूसरी क्लास में नेक्स्ट मैं लिंक दूंगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। ठीक है? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? ठीक है, फिर मैं आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करता हूँ। तो थैंक यू सर। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। Thank you, ऑल। sir. कोई क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो तो थैंक यू आप। सर। ओके, थैंक यू। Thank you, sir.